तो दोस्तों वेलकम है आपका गेन ऑफ द गोड के बिल्कुल एक और न्यू पार्ट में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट में देख लिया था, जो युनची और जो कैंगयून होते हैं उनकी ना शादी हो जाती है। फिर हमारा फिन जो होता है वो ना युनची के लिटिल आंट के ऊपर शिफ्ट होता है, जो ना बाहर बैठी होती है और कहते हैं कि आज भी वही दिन है जब युनची की पहली बार शादी हुई थी। और फिर हमारे पार्ट की शुरुआत होती है और वहाँ पे ना युनची आ जाता है, जो ना अपनी लिटिल आंट के ऊपर ना कंबल डाल देता है और कहता है कि अभी तक आप जाग क्यों रही हो। युनची को वहाँ पर देखकर जो युनची की जो लिटिल आंट होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और कहते हैं कि ये क्या, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपनी वाइफ के साथ होना चाहिए था। ये फोन की जो युनची होता है वो कहते हैं कि तुम उसकी फिक्र ना करो, वो सो गई है अब। और कहते हैं कि मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र हुई थी। कहते हैं इस वजह से मैं पहले तुम्हारे कमरे में गया था तुम्हें देखने के लिए, मगर तुम वहां पर नहीं थी, फिर मैं यहाँ पे आ गया तो मुझे तुम यहाँ पर मिल गई हो। फिर जो युनची होता है वो फिर अपनी लिटिल आंट को अपने पास खींच के गले लगा लेता है। और फिर युनची कहता है आज से 3 साल पहले भी हम दोनों एक ही साथ बिल्कुल ऐसे ही बैठे थे। फिर युनची की जो लिटिल आंट होती है वो पहले तो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती है, मगर बाद में वो भी चुपचाप वहीं पर बैठ जाती है। फिर युनची की लिटिल आंट कहती है आज का जो दिन है वो पहले की तरह नहीं है। कहते जब तुम्हारी शादी वैकिन्यू के साथ हो रही थी तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी तुम्हारे लिए। कहते मगर आज मैं जरा भी परेशान नहीं हूँ। कहते मुझे पता है कि जो प्रिंसेस कैंगू है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है तुम्हारे लिए। ये सुन की जो युनची होता है वो कहता है कि अगर लिटिल आंट सच में खुश है तो वो आज अकेली यहाँ पर कर क्या रही है। फिर ये सुन के जो युनची की जो लिटिल आंट होती है वो कहते हैं कि नहीं, मैं बस पुराने दिन याद कर रही हूँ जब तुम और मैं हमेशा एक साथ रहते थे। और कहते हैं कि अब तुम बहुत ही वह बड़े और ताकतवर हो गए हो, यहाँ तक कि पूरे के पूरे ब्लू वाइन कॉन्टिनेंट में अब तुम्हारे मुकाबले का कोई भी नहीं रह गया। और फिर युनची की लिटिल आंट कहते हैं कि अब मेरी तुम्हारे पास रहने की कोई वजह भी नहीं रह गई। कहते क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ। और कहते हैं कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल गर्ल हूँ और मैं फिर अब तुम्हारे ऊपर बर्डन ही बनूंगी। ये सुन के जो युनची होता है वो ना अपनी लिटिल आंट को घूर घूर के देखने लग जाता है। और फिर युनची अपनी लिटिल आंट कहता है कि अगर तुम मुझसे कभी पूछोगी ना तो मेरे दिल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह किसकी है, तब भी तुम्हारा नाम मैं लूंगा। और कहता है तुम मेरे दिल में एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे तुम्हें कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। ये सुन के फिर जो युनची जो लिटिल आंट होती है वो मुस्कुराते हैं, कहते तुम हमेशा इसी तरीके की ही बातें करते रहते हो। फिर युनची अपनी लिटिल आंट कहते तुम्हें अब भी वो वाली बात याद है जो मैंने तुम्हें अपनी शादी के दिन कही थी। और फिर युनची कहते मैंने अपनी शादी के दिन कहा था कि अगर तुम मेरी लिटिल आंट ना होती ना तब मैं ही तुमसे शादी कर लेता। ये बात सुन के युनची की जो लिटिल आंट होती है वो एकदम चुप हो जाती है और बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। फिर जो युनची की जो लिटिल आंट होती है वो जल्दी फिर युनची को पीछे धक्का दे देती है और कहती है कि तुम हमेशा इसी तरीके की बातें करते रहते हो और तुम हमेशा मेरा फायदा उठाते हो। और फिर युनची की लिटिल आंट कहती कि आज तुम्हारी प्रिंसेस कैंगयू से शादी है और तुम किसी और लड़की से कह रहे हो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। और कहते तुम एक नंबर की कमीने हो, दुनिया की हर लड़की को तुमसे खतरा है। और फिर उसी वक्त ना हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना फेंग जुशैन को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा होता है और वो बार बार कमीनों की तरह एक ही लफ्ज़ दोहरा रहा होता है। कहता है कि युनची मैं तो ये हर फुर्त में मार दूंगा पकड़ के। फिर हम लोग ना आगे ना बहुत से घन चक्रों को खड़ा हुआ देखते हैं और ये सारे ना चोर होते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेजर नहीं मिला। कहते जल्दी करो यहाँ से निकलो, वैसे भी हमारे 2 भाई मारे गए हैं यहाँ पर। फिर उनमें से जो एक घन चक्कर होता है वो कहता है कि मुझे लगता है वहाँ पीछे कोई है। फिर वो जो सारे घन चक्कर होते हैं वो ना फेंग जुशैन के इर्द गिर्द आ जाता है। कहते हैं फिर जल्दी करो इसकी जेबें चेक करो, क्या पता इसके पास से कोई ट्रेजर निकल के आ जाए बाहर। लेकिन फिर अचानक फिर जो फेंग जुशैन होता है उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है और जो फेंग जुशैन होता है वो एकदम बुखला जाता है और एक एक करके सारे उन डाकुओं को पकड़े लंबा करने लग जाता है और वो एकदम ना शैतान का बच्चा लगने लग जाता है। लेकिन फिर अचानक फिर जो फेंग जुशैन होता है उसकी बैटरी डाउन हो जाती है और वो दोबारा फिर वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। फिर हम लोगों को ना वहाँ पर एक ब्लैक कलर की स्पिरिट दिखाई जाती है और फिर वो जो ब्लैक कलर की स्पिरिट होती है वो कहते हैं कि इसकी बॉडी इस काबिल है कि वो मुझे ना इस जेल से निकाल सके बाहर। और फिर वो ब्लैक स्पिरिट कहते ये बंदा भी एक नंबर का कमीना है बिल्कुल मेरी तरह। और फिर वो जो ब्लैक स्पिरिट होती है वो ये भी कहते हैं कि अब मैं इसकी पूरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगा और मैं यहाँ से आजाद होकर निकल जाऊंगा बाहर। फिर हमारा फिर ना वापस फिर ना फेंग जुशैन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जिसकी जो बैटरी होती है वो थोड़ी बहुत चार्ज हो चुकी होती है और वो ये क्या होता है, कहते ये क्या, मैं अब तक जिंदा हूँ। फिर जो फेंग जुशैन होता है वो कहते हैं कि लगता है कि फॉरेस्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे बुला रही है। और फिर जो फेंग जुशैन होता है फॉरेस्ट की और भी ज़्यादा अंदर जाने लग जाता है। फिर हमारा फिर ना थोड़ी देर बाद पे शिफ्ट होता है जहाँ पर जो फेंग जुशैन होता है वो फॉरेस्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा डीप में आ जाता है और उसको ना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्रिस्टल दिखता है जो ना हर तरफ बेलों से बंधा हुआ होता है। और फिर उसको एक आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा कई अरसे से इंतजार कर रहा हूँ। और फिर वो आवाज़ ना फेंग जुशैन को कहते तुम्हारे हाथ में जो चाबी, अगर तुम मुझे इससे आज़ाद कर देते हो तब मैं तुम्हें एक सुप्रीम लेवल की पावर रिवॉर्ड में दूंगा। ये सुन के जो फेंग जुशैन होता है वो कहते हैं कि तू मेरा मामा थोड़ी लगता है कि मैं तेरे पे मुंह उठा के यकीन कर लूँ। फेंग जुशैन की ये बात सुन के वो जो आवाज़ होती है वो दोबारा से कहते हैं कि अगर तुम मेरी पावर हासिल नहीं कर पाए ना तो तुम यहीं पर ही मारे जाओगे आज। और फिर वो आवाज़ कहते कि मेरी पावर मिलने के बाद में तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे, तुम किसी से भी चाहो अपनी मर्जी से बदला ले सकते हो और तुम किसी को भी चाहो आराम से मार सकते हो। कहते लेकिन अगर तुमने मेरी बात ना मानी और तुमने मेरी पावर हासिल ना की ना
तो इस टाइम तुम्हारी जो बॉडी की जो हालत है इसकी वजह से तुम यहीं पर ही मारे जाओगे खड़े खड़े। ये उनकी जो फैंग जुशियान होता है वो कहते हैं कि लगता है कि मेरे पास इसके अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है। और फिर जो फैंग जुशियान होता है वो ना उस चाबी फिर ना उस फील्ड को ओपन कर देता है और अचानक फिर ना वहाँ से बहुत ही ज़्यादा रोशनी निकलने लग जाती है और एक ब्लैक कलर का लिक्विड टाइप चीज निकलती है जो फैंग जुशियान को ना हर तरफ से घेर लेती है और हल्का करके उसकी बॉडी के ऊपर चढ़ने लग जाती है। और फिर वो आवाज़ दोबारा से कहते आखिर कई लाखों सालों बाद जाके मुझे एक ऐसी बॉडी मिल गई है जिसको मैं पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ। ये देखकर जो फैंग जुशियान होता है वो एकदम बुखला जाता है, कहता है कि मैं तो ये किसी सूरत में भी अपनी फोल को नहीं खाने दूंगा। और फिर फैंग जुशियान कहता है कि मैं इस चीज़ को बर्दाश्त कर लूंगा अगर मेरी बॉडी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। और कहता है कि मैं इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी जो बॉडी है वो ना एक पपिट बन जाए। फिर अचानक फिर जो फैंग जुशियान होता है उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़्यादा ऑरा निकलने लग जाता है और जो फैंग जुशियान होता है वो कहता है कि मैं किसी सूरत में भी अपनी बॉडी को किसी का पपिट नहीं बनने दूंगा, मैं सिर्फ यूनची से हर सूरत में रिवेंज लेना चाहता हूँ। ये देखकर वो जो स्पिरिट होती है कि एकदम बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है कि ऐसा हो कैसे सकता है। और वो जो स्पिरिट होती है ना वो ना फैंग जुशियान को ना होंगर कह के बुलाने लग जाती है। और फिर वो स्पिरिट कहती है मैं इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली का ना किंग हूँ, कहते लेकिन जो तुम हो उसके पास ना मेरी इटर्नल रॉयल फैमिली की ब्लड लाइन है। और कहते इतना ही नहीं बल्कि तुम सच में मेरे ही बेटे हो। और फिर वो जो स्पिरिट होती है वो वॉर फिर हंसने लग जाती है और फैंग जुशियान की जो बॉडी होती है उसके ऊपर कब्जा करना ही बंद कर देती है। और फिर वो स्पिरिट कहते जब हमारा क्लैन डिस्ट्रॉय हो गया था तो तुम्हारी जो मदर थी उसने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके तुम पे ना एक तरीके की टेक्निक इस्तेमाल की थी ताकि तुम ना दोबारा से रीइंकार्नेट हो सको। और फिर वो ब्लैक स्पिरिट कहते तुम्हारे पास इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली की लास्ट ब्लड लाइन भी है, कहते हैं यकीनन तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे आगे जाकर। और फिर वो ब्लैक कलर की स्पिरिट ये भी कहते तुम्हें अपने क्लैन का बदला लेना चाहिए हर सूरत में और तुम्हें ना अपना क्लैन दोबारा से स्टैब्लिश भी करना चाहिए। ये उनके जो फैंग जुशियान होता है वो ना स्पिरिट को अपना फादर कह के बुलाने लग जाता है। फिर हमारा सीन जो होता है वो ना 1 महीने बाद पर शिफ्ट होता है जहाँ पर ना हम लोग यूनची को देखते हैं जो ना फ्रोजन क्लॉड इमोर्टल पैलेस में आ चुका होता है। ये देखकर जो चोई वोई होती है वो यूनची को कहते आखिरकार तुम आ ही गए। फिर जो यूनची होता है वो कहते जो जूनियर यूनची है उसने जैसा ही कहा था कि वो 1 महीने बाद आ जाएगा तो वो आज आ गया है। फिर जो यूनची होता है वो अपने दिल में सोचने लग जाता है, कहता है कि जिस दिन मेरी शादी हुई थी उसी दिन ना जो व्याकिन्यू और जो चोई वोली वो मेरे पास आए थे और उन लोगों ने कहा था कि जो फ्रोजन क्लॉड इमोर्टल पैलेस की जो मिस्टीरियस है ना वो ना यूनची से मिलना चाहती है। फिर जो चोई वोई होती है वो ना यूनची को लेकर ना फ्रोजन क्लॉड इमोर्टल पैलेस की मिस्टीरियस के पास जाने लग जाती है और फिर वो व्याकिन्यू को कहते तुम भी हमारे साथ चलो। फिर हमारा सीन ना गोंग योक्फिन के ऊपर शिफ्ट होता है जो ना एक दरवाजे के पास खड़े होकर अपनी जो अंदर मिस्टीरियस बैठी होती है ना उसको रिस्पेक्ट दे रही होती है और कहते हैं कि जो यूनची है वो यहाँ पर आ गया है। और जो यूनची होता है वो पीछे खड़ा होकर अपनी बीवी के ऊपर लाइन मार रहा होता है क्योंकि उसकी बीवी उसको लाइन देती ही नहीं है। और फिर अंदर से आवाज़ आती है अंदर आ जाओ। फिर हम लोग को ना अंदर ना एक वाइट बालों वाली लड़की दिखाई जाती है जो फ्रोजन क्लॉड इमोर्टल पैलेस की ना ग्रैंड मिस्टीरियस होती है, यानी ये वही जो मिस्टीरियस है इससे भी पहले वाली मिस्टीरियस। फिर फ्रोजन क्लॉड इमोर्टल पैलेस की जो ग्रैंड मिस्टीरियस होती है वो ना यूनची को कहते तुम पूरे के पूरे ब्लू वाइट नेशन के ना सबसे बड़े जीनियस हो और कहते तुम्हें पता है कि आज मैंने तुम्हें इतनी दूर यहाँ पर किस लिए बुलाया है। और फिर यूनची कहते वैसे ही मैं ये सवाल तुमसे पूछने वाला था। और फिर फ्रोजन क्लॉड इमोर्टल पैलेस की जो ग्रैंड मिस्टीरियस होती है वो कहती है मैं तुम्हारे और चोई ओचन के बीच में जो भी हो सबको जानती हूँ और कहते हैं मुझे ये सारी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा दुख भी है। और फिर वो कहते हैं मुझे यही पता है कि तुम्हारे पास ना फ्रोजन क्लॉड इमोर्टल पैलेस की ना फ्रोजन आर्ट भी है। और फिर फ्रोजन क्लॉड इमोर्टल पैलेस की ग्रैंड मिस्टीरियस कहते ये जो फ्रोजन आर्ट है ये हम किसी भी बाहर वाले को नहीं दे सकते, कहते इस वजह से आज मैंने इसी मसले को हल करने के लिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। ये सुन के जो यूनची होता है वो थोड़ा गुस्से में आते हुए कहता है ये जो फ्रोजन क्लाउड आर्ट है ये मुझे चोई ओचन ने दिया है और ये चोई ओचन की मेरे पास आखिरी निशानी भी है, इसको तो मैं किसी सूरत में कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये बात उनके जो फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस की जो ग्रैंड मिस्टीरियस होती है वो कहते फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है, तुम ना फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस को ज्वाइन कर लो और फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस के ना एक स्टूडेंट बन जाओ। ये बात उनकी जो चोई वाली होती है वो बीच में बोलने वाली होती है मगर जो फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस की जो ग्रैंड मिस्टीरियस होती है वो हाथ दिखा के उसको चुप करवा देती है। फिर फ्रोजन क्लॉड इमोर्टल पैलेस की जो ग्रैंड मिस्टीरियस होती है वो कहते हैं जो यूनची है वो ना व्याकिन्यू का हस्बैंड है और कहते हैं इसके अलावा जो यूनची उसके चोई ओचन के साथ भी ताल्लुकात है और कहते हैं इसके अलावा जो यूनची उसके पास फ्रोजन क्लॉड इमोर्टल पैलेस की जो डिवाइन आर्ट है वो भी है। और फिर फ्रोजन क्लॉड इमोर्टल पैलेस के ग्रैंड मिस्टीरियस कहते हैं इसके अलावा मुझे यूनची से बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं और ये जरूर आगे जाके हमारे फ्रोजन क्लॉड इमोर्टल पैलेस को बहुत ही ज़्यादा ऊपर लेकर जाएगा। और कहते हैं इसके अलावा जो यूनची है वो ना फ्रोजन क्लॉड इमोर्टल पैलेस का ना फर्स्ट और लास्ट मेल स्टूडेंट भी बनेगा। फिर जो यूनची होता है वो कहता है कि मैंने आज तक कोई भी क्लैन ज्वाइन नहीं किया, कहता है मगर ये भी नहीं है कि मैं कभी भी कोई भी क्लैन ज्वाइन करना नहीं चाहता और कहता है कि अगर मैं तुम्हारा फ्रोजन क्लॉड इमोर्टल पैलेस को ज्वाइन कर लेता हूँ तो इसके लिए मुझे क्या मिलेगा। लेकिन जो यूनची होता है उसके दिल में अब भी उसकी ठरकियों वाली सोच होती है, कहता है अब मजा आएगा, अब फ्रोजन क्लॉड इमोर्टल पैलेस की हर एक लड़की मेरे हाथों में होगी।
फिर फ्रोवन क्लॉडी मोटर पेलेफ की जो ग्रैंड मिस्टीरियस होती है वो कहती है कि मेरे से ज़्यादा तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या क्या मिलेगा। कहती है लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ चाहती हूँ, जब भी फ्रोवन क्लॉडी मोटर पेलेफ किसी ऐसे खतरे में हो जिससे वो नहीं निकल सकता तो तुम्हें आके फ्रोवन क्लॉडी मोटर पेलेफ की मदद करनी होगी। ये सुन के जो युनची होता है वो इस बात को मान जाता है और कहता है कि जब भी फ्रोवन क्लॉडी मोटर पेलेफ किसी ऐसे खतरे में होगा जहाँ फिर फ्रोवन क्लॉडी मोटर पेलेफ डिस्ट्रॉय हो सकता है पूरे तरीके से, तब मैं वहाँ पर आके फ्रोवन क्लॉडी मोटर पेलेफ को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये उनकी जो फ्रोवन क्लॉडी मोटर पेलेफ की जो ग्रैंड मिस्टीरियस होती है वो ना युनची को ना एक तरीके का ना फाइन दे देती है, एक तरीके का आप क्रिस्टल समझ ले इसको। कहते हैं कि इसके जरिए ना अब तुम ना ऑफिशियली हमारे फ्रोवन क्लॉडी मोटर पेलेफ के ना स्टूडेंट बन चुके हो। और फिर वो जो क्रिस्टल होते हैं ना वो सीधा युनची के माथे पे आके लग जाता है और युनची के माथे पे एक निशान बन जाता है। और फिर फ्रोवन क्लॉडी मोटर पेलेफ की ग्रैंड मिस्टीरियस कहते हैं अगर तुम कभी फ्रोवन क्लॉडी मोटर पेलेफ को छोड़ के जाना चाहोगे ना तो तुम्हारी ताकत के हिसाब से ना तुम आराम से इस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप इसके सारे पार्ट शुरू से देखना चाहते हैं तो उसका जो प्ले लिस्ट है उसको मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।